हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएससी 2020 फिजिक्स डिस्कशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, जीटीएससी का एग्जाम नहीं दिया है, तो मेक श्योर कि नेक्स्ट स्लॉट में आप एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, वंडरफुल प्राइजेस जीतने की। और मंडे को हम लोग एक इंपॉर्टेंट वर्कशॉप भी कंडक्ट कराने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग सभी लोग उस वर्कशॉप को अटेंड करो। टाइमिंग विल बी अपडेटेड टू यू सून। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सिंस ये क्वेश्चन पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप लोग फेमिलियर हो और आप लोग अपना एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट भी दे चुके हो, क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग को ऑलरेडी पता है। सो मैं क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग को हिंट दे के आगे बढ़ जाऊंगा एंड आई लीव कैलकुलेशंस टू यू। आप लोग उसको प्रोसीड कर सकते हो कैलकुलेशन के साथ एंड यू कैन कंफर्म योर फाइनल आंसर। और लेट्स जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सीरीज एलसीआर सर्किट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय इंपीडेंस, ऐसे। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। एक्सएल विल बी नथिंग बट ओमेगा इंटू एल। सो फ्रीक्वेंसी पता है तो अपने पास ओमेगा आ जाएगा, और एक्स सी इज नथिंग बट 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा पता ही है, और 10 और 20 का इक्विवेलेंट 30 आ जाएगा। एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। अब बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है और एरिया दे रखा है और पावर दे रखी है, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा पोलराइजर रोटेट कर रहा है, सो हम लोग को पर रिवॉल्यूशन एवरेज एनर्जी निकालनी है। ऑल राइट, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बाय मैलस लॉ हम लोग को पता है, ऐसे। एवरेज इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप लोग सीधे इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में, बेसिकली ऐसे, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में जो एंगल आएगा वो 0 से 2 पाई तक का आ जाएगा। ये आई का एक्सप्रेशन पुट कर दोगे, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों ने बहुत बार कर रखा है। एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगी, और फिर उसके बाद पावर आ गई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो यहां से आपके पास टाइम पीरियड आ ही जाएगा। सो जो भी एवरेज पावर हो जाएगी दैट विल बी एवरेज इंटेंसिटी इनटू एरिया, और एनर्जी के लिए एवरेज पावर इनटू टाइम, टाइम पीरियड रादर, तो उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, बस वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ऑल राइट, चार्ज पार्टिकल एंटर किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हाफ होना है। वेवलेंथ होती है अपने पास h डिवाइड बाई एम वी, एच और m कांस्टेंट है। लैम्डा को अगर हाफ होना है तो वेलोसिटी डबल होनी चाहिए। अच्छा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है y एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस के अलोंग, तो पैराबोलिक मोशन होगा। सो मैं डायग्राम बना देता हूं, लेट मी हाइड माई सेल्फ। सो इट्स लाइक कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट की ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो ऐसे, और एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। तो कुछ इस तरह का पाथ आएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और ऐसे। अब सिंस वेलोसिटी को डबल होना है, दैट मींस v नॉट स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर आपके पास 2v नॉट आ जाना चाहिए। यहां से vx आ जाएगा, और हम लोग को चाहिए क्या, टाइम चाहिए। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। सो आप सीधे जो भी x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0 है, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास से ऐसे, और टाइम, vx की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। करंट डेंसिटी, ये तो सीधा साधा, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट J इंटू डी। और सिलिंड्रिकल वायर है, तो सिलिंड्रिकल वायर के लिए जो एरिया एलिमेंट हो जाएगा वो 2 पाई आर डी आर। सिंस करंट डेंसिटी की डेफिनेशन r बाई 2 पे चेंज हो रही है, तो एक बार इंटीग्रेशन 0 से r बाई 2 कर देना, एंड एक बार इंटीग्रेशन r बाई 2 से r कर देना, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में की को क्लोज करने के बाद क्या होगा, ठीक है। टोटल चार्ज का आधा आधा तो आ गया आउटर मोस्ट सरफेसेस पे, की को हमने कर दिया क्लोज। यहां पे चार्ज मान लो आ गया कुछ Q, यहां पर आ जाएगा माइनस Q। फिर टोटल चार्ज जो मिड वाली प्लेट है वो किसी से कनेक्टेड तो है नहीं,
तो इसका जो चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए। यहां पे माइनस क्यू है तो इधर पे आ जाएगा 2q प्लस क्यू। तो यहां पे कंजेस्टेड सा हो रहा है, तो लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम। 3q/2 फिर 3q/2 फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट। मिड वाली प्लेट का चार्ज कंजर्व होगा, तो ऐसे अपोजिट सरफेसेस पर सेम चार्ज होता है। अब जैसे अगर आप यहां पे चार्ज कंजर्वेशन लगाओ लेफ्ट और राइट मोस्ट प्लेट के बीच में, तो टोटल चार्ज क्यों होना चाहिए? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो टोटल चार्ज आपका कैपिटल क्यू के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो, जैसे सपोज ये प्लेट ए, ये प्लेट बी और ये प्लेट सी। सिंस प्लेट ए और प्लेट सी आपस में कनेक्टेड है तो दोनों में चार्ज ट्रांसफर इसलिए हुआ था बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंट था। कनेक्ट करने के बाद चार्ज ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ए से और सी का जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो अगर ए से बी की तरफ जाओ और बी से सी की तरफ जाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां पर फील्ड मान लो E1 और यहां पर फील्ड मान लो E2। तो E1 इंटू डी प्लस E2 इंटू 2D शुड बी इक्वल टू 0। चार्ज पता है तो फील्ड आ जाएगी अपने पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करके। E1 कैन बी रिटन एज Q डिवाइडेड बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, जलेबी जैसा बन गया है। और E2 जो आ जाएगा तो 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास स्मॉल क्यू आ जाएगा। स्मॉल क्यू आ जाएगा तो जितना इनिशियल चार्ज था और जितना फाइनल चार्ज आ रहा है दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो चार्ज फ्लोन आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैग्नेट को हाफ कर दिया है तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो आधा हो जाएगा बिकॉज लेंथ हाफ कर दी है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो देखो, मास की जगह पर m/2 हो गया और लेंथ की जगह पर भी l/2 हो गया। तो ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपने पास आ जाएगा वो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बाई 8 आ जाएगा। 2 यहां पर है और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहां पर है। बस फिर उसके बाद आपको सीधे फॉर्मूला यूज करना है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई डिवाइडेड बाई m इंटू बी, और बस डिवाइड कर देना, रेशियो आ जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं। तो मैं एक काम करता हूं, स्क्वायर के 3 डायमेंशनल डायग्राम की जगह मैं 2 डायमेंशन में डायग्राम बनाता हूं। एंड इंस्टेड ऑफ शोइंग यू द कंप्लीट स्क्वायर, लेट मी जस्ट शो यू अ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो जैसे ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस कहीं पर तो है। एक रखा हुआ है चार्ज a,0 पर प्लस क्यू का, और एक रखा हुआ है -a,0 पर प्लस क्यू का चार्ज। z एक्सिस पर ये पॉइंट मान लो 0,0, z। अब लेट्स से ये चार्ज a और ये चार्ज b, a की वजह से फील्ड जो आएगी वो इस तरफ, b की वजह से जो फील्ड आएगी वो इस तरफ। और हमें पता है चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, जो डिस्टेंसेस है वो भी सेम है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। और दीज एंगल्स आर इक्वल, तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं E का एक्सप्रेशन लिखता हूं, EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू लेट्स से E0। तो ये आ जाएगा KQ और फिर जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। तो जो z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा वाला। तो रिजल्टेंट फील्ड जो आ जाएगी दैट विल बी 4E0 साइन थीटा। तो 4KQ डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। मैक्सिमा मिनिमा लगा देना डिफरेंशिएट करके, जहां पर मैक्सिमा आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक थिक रिंग है जिसकी थिकनेस h के बराबर दे रखी है, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस 2a
और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस करंट निकालनी है। इसका मैं टॉप व्यू दिखाता हूं आप लोगों को। इफ यू लुक एट द टॉप व्यू, ऐसा कुछ। अब सिंस रेडियस इज चेंजिंग, तो आर रेडियस का एक सर्कल बनाया, फिर रेडियस को आर प्लस डी आर किया। सिंस रेडियस इज वेरिंग, तो हम लोग रेडियल डायरेक्शन में एलिमेंट लेंगे। अब ये जो शेडेड पोर्शन बन रहा है, इस शेडेड पोर्शन की थिकनेस डी आर हो जाएगी, लेंथ एच के बराबर है ही, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स इनक्लोज्ड है वो निकलो। तो फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया आप पूरा कंसीडर करोगे यानी कि पाई आर स्क्वायर। ईएमएफ निकालने के लिए एरिया तो कांस्टेंट है, यहां पर डीबी बाई डी टी आ जाएगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। एक बार आपके पास ईएमएफ आ जाएगा, और फिर करंट के लिए, तो करंट के लिए आपको ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करना है। तो ईएमएफ हो गया पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी, और इस शेडेड पोर्शन का अगर आप रेजिस्टेंस लिखते हो डी आर, डिफरेंशियल एलिमेंट लेके, तो रेजिस्टिविटी रो के बराबर हो गई, और जो हम लोगों ने एलिमेंट ले रखा है उसकी लेंथ डी आर के बराबर, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 पाई आर इंटू एच के बराबर। इसको इंटीग्रेट कर देना, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस 2a है, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, बस इसका मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है यहां पर, तो इसको आप इमेजिन कर लेना। h हाइट है, छोटा सा dr थिकनेस का एलिमेंट है, तो करंट जिस लेंथ में जा रही है दैट इज dr, और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस करंट जा रही है वो 2 पाई आर इंटू एच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हम लोग को स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है अगर टी नॉट टाइम के बाद, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो वंस अगेन लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कि उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, अच्छा, और वो वेलोसिटी थीटा एंगल पर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा वो इस तरह से आ रहा होगा, यहां पर ऐसे mg काम कर रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स, सिंस मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या राइट साइड में है, तो जब तक ये पार्टिकल राइट साइड तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, तो ऐसे आ गया अपने पास चार्ज कितना है Q, QE का फोर्स आ गया, ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो भी नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। तो जो FB का वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करेगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा। तो FE sin थीटा इक्वल्स टू QE एंड FB cos थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को कर दिया डिवाइड, FB कैंसिल, tan थीटा आ गया 1 के बराबर, बिकॉज QE हम लोग को mg दे रखा है। थीटा यहां से 45 आ गया। अब थीटा अगर 45 आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर हो रहा है इस मोमेंट पर। अच्छा, अब हम लोग को स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो यहां पर जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है लेट्स से वो u नॉट के बराबर है। तो जब ये y एक्सिस को क्रॉस करने वाला है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग होगी वो भी u नॉट, और जो y एक्सिस के अलोंग होगी वो भी u नॉट। तो t टाइम में u नॉट की वेलोसिटी आई है x डायरेक्शन में, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दोगे x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इज u नॉट, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन विल बी सिंपली फोर्स बाय मास और इनटू t नॉट। तो q इज नथिंग बट mg, यहां पे पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। सो आई होप ये क्लियर है। इसमें बस आप लोग को इतना काम करना था कि जब तक वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब तक मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। नीचे की तरफ ग्रेविटी है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से आएगी। और
जो वर्टिकल वेलोसिटी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी का जो पार्ट है वहां पर जो पहुंचने के बाद आ रहा है, तो उसमें ग्रेविटी का भी रोल है। और फिर उसके बाद वहां से चलते चलते एक चीज और नोटिस करनी है, सिंस जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, अच्छा टी नॉट टाइम हम लोग को दे रखा है, ओके 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 ओके, फिर तो और भी आसान है। यहां पर फाइनल वेलोसिटी हम लोग को यू नॉट पता है, तो इसको यू कर देते हैं। और इसको अगर आप वाई डायरेक्शन के टर्म्स में भी ट्रीट कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। पहले एक्स डायरेक्शन में अगर ट्रीट करोगे तो यू नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस क्यू ई बाई एम टी नॉट। फिर वाई डायरेक्शन में ट्रीट करोगे और यही सेम चीज लगा दोगे, तो फाइनल वेलोसिटी यू नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, और माइनस जी और टी नॉट है। तो ये टी नॉट की वैल्यू उठा के जी टी नॉट की वैल्यू इधर पे पुट कर दोगे और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली 2 का फैक्टर जब मुझे दिखा तब समझ में आया वैसे। ओके, ये तो एरर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बन गया होगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टाइम ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6, जी को मैं 10 पुट कर रहा हूं, आंसर अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। और मास है 10 kg का, और जी को अगर 9.8 भी रखते हो, अगर 10 भी रखते हो तो 60 आ जाएगा, 9.8 रखोगे तो 58.8 आ जाता है। जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा अपना 0.4 इंटू 10 इंटू 9.8 के बराबर। मास ऑफ स्लैब से डिवाइड कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, उसका आधा पार्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, आधा पार्ट हीट के फॉर्म में लूज हो जाता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये भी सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन है। सिंस रिजिड बॉडी है तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास का मोशन कंसीडर करना है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, ऐसे। सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहां पर था L/2 पर, फाइनली यहां पर पहुंचा, वंस अगेन L/2 पर। इतनी लेंथ उसने लूज की है, तो H जो अपने पास आ जाता है L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया mgh का, वो कहां गया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लिखोगे किस एक्सिस के अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, यानी कि 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपके पास ओमेगा आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पार्टिकल टकराया और इलास्टिक कोलिजन है, वेरी गुड। सो टकराने के बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, लेट्स से v1, और पार्टिकल में कुछ वेलोसिटी बच गई, लेट्स से v2, एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ओमेगा आ गया। सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दोगे, तो mu इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, m कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 में एक रिलेशन आ गया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दोगे तो mu L/2 इक्वल्स टू mv2 L/2, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूं मैं, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो रोटेशन का आई ओमेगा आएगा, यानी कि 1/12 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, सेकेंड इक्वेशन, लेकिन एक नया वेरिएबल ओमेगा आ गया। तो अब इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज u, एंड लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो, अज्यूमिंग कि जो पार्टिकल है वो रॉड के एज से टकराया है, तो इस पॉइंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी v/2 प्लस v1 प्लस L/2 ओमेगा। तो v1 प्लस L/2 ओमेगा तो वेलोसिटी हो गई उसकी, और पार्टिकल की वेलोसिटी v2। इन तीन इक्वेशन से आपको v1 और ओमेगा निकालना है, तो v2 को एलिमिनेट कर देना, और फिर उसके बाद अपर हाफ ट्रांसलेट प्लस रोटेट कर रहा है,
तो अगर कोई चीज ट्रांसलेट प्लस रोटेट कर रही है तो ऐसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको लगा लेना, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। अच्छा, अब यहां पे t वर्सेस v 1/v का पैराबोलिक ग्राफ है। ओके, तो यहां पर t स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू 1/v, यानी कि v इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब t इंटू वी की पावर 1/2 कांस्टेंट, और एडियाबैटिक है तो t इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन दोनों को कंपेयर करो तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। एक बार गामा आ गया तो जो आरएमएस स्पीड होगी √3RT/m, और जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो गामा RT/m। गामा की वैल्यू पुट कर देना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर गो प्रेप चैनल। माई सेल्फ स्वाति सिंह। सो आज बेटा 12th जेई स्लॉट 2 का हम ये सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कॉज्ड थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। तो बेटा आपको ए प्रोसेस पे टी नॉट दिया है, इसको हम टीसी मान लेते हैं क्वेश्चन में। तो पहले हम टीसी को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दी रिलेशंस ऑफ टी नॉट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। पी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, टी नॉट आपको यहाँ पर मिलेगा, टीसी को आप पुट करोगे, पी नॉट वी नॉट की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देन डेल्टा यूज होता है आपका एनसीवी T2 माइनस T1, सीवी होगा मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 R, देन डेल्टा यू सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBr की प्रेजेंस में H प्लस OH को प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा, इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, लेकिन इसको सब्सटीट्यूट कर देगा और इसलिए Br का अटैक होगा। तो पहला प्रोडक्ट आपका यहाँ Br लगेगा। सेम यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, लेकिन CH3 को अटैक करके यहाँ पर फिनॉल बना देगा। तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो सिंपल सब्सटीट्यूशन है, कौन अटैक करेगा कौन नहीं करेगा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है, FF बॉन्ड एंगल। तो बेटा ये सिंपल आपका बॉन्डिंग पर बेस्ड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ बैक बॉन्डिंग से इसने अपने अंदर स्ट्रक्चर ये इसका ऑब्टेन हुआ, तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से कम होगा और sp3 से ज्यादा होगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल। तो इसीलिए आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, क्वेश्चन में आपको sp3 दिया था। सो दैट्स व्हाई योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डी। Then acid is added to 50 gram of water to give a solution, 500 ml solution, certain temperature Kb is given to you. So acetic acid partially dissociate होगा H plus और acetate ion के अंदर। तो हम Kb का रिलेशन लगा के H plus की कंसेंट्रेशन को निकालेंगे। H plus की कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेकर आप इजीली pH को कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज द रिलेशन, डेल्टा Tb इज गिवन टू यू 9.6, देन आई आपने कैलकुलेट किया, अल्फा किया, अल्फा से आपने H प्लस की कंसेंट्रेशन निकाली C अल्फा करके, देन pH कैलकुलेट करी। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये जो बेटा आपका कन्वर्जन है इस तरह के क्वेश्चन में, पहली बात तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज योर बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन है आपका, मेटाक्लोरोपरऑक्सी बेंजोइक एसिड को आप यूज करते हो, तो सीधा आपका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये K1 और K2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, A और B की कंसेंट्रेशन निकालनी है आपको। तो B और C की कंसेंट्रेशन को आपने अल्फा माना है, C और D की कंसेंट्रेशन को आपने बीटा माना है। K1 K2 और इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप यूज करके कुछ इस तरीके से बेटा यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे। BC आएगा आपका 38, CD आएगा 8/7.5, देन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0.4। सो सीधा आपको सिंपल कैलकुलेट करना है। काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। HNO3 ग्रेफाइट के साथ जब रिएक्ट करता है तो बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका फॉर्म्ड होता है जिसको आप मैलिटिक एसिड भी बोलते हो। सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आएगा। ZnCl2 और सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो जिंक बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड होगा। बाइकार्बोनेट हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं, देन आपका यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड और फिर आपका सोडियम जिंकेट फॉर्म्ड होगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको रिएक्शंस की है, आपको इनऑर्गेनिक में आपने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं तो आप ये इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज डी।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है mn के साथ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करना है और उसके साथ CFSE भी कैलकुलेट करनी है। तो आपने T2G और EG में जब ब्रेक करोगे तो आपको पर एटॉमिक ऑर्बिटल की वैल्यू ये 0.4 होता है, ये आपका 0.6 पॉजिटिव। तो इसका टोटल आप जो निकालोगे वो आपकी CFSE या डेल O आएगी। तो निकल का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन ही D6 दिया हुआ है, बट करेक्ट होता है आपका D8। सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज C। तो थर्ड आपका गलत है, इसलिए आपका ये आंसर हुआ। देन पीरियोडिक टेबल में इसने बोला है कि पीरियड एंड नंबर अगर किसी भी ग्रुप में सेम हो जाए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी S ब्लॉक एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। N की वैल्यू आपकी 2 होगी सभी के लिए, L डेफिनेटली 0 होता है, सभी का 0 होगा, बट M की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो इसीलिए आपका C ऑप्शन गलत हुआ। ये आपका यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। डील्स-एल्डर रिएक्शन के अंदर अगर आप देखते हो तो जितना ज्यादा हम इस डाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसीलिए थर्ड पोजीशन इसकी आएगी और करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर बेस्ड आपको इसका आंसर करना है। Piece of magnesium ribbon was heated to redness in an atmosphere of nitrogen. मैग्नीशियम और आप नाइट्रोजन को हीट करोगे तो आप मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करोगे। इसमें मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप पानी में डालोगे तो you'll get your प्रोडक्ट अमोनिया। तो कुछ रिएक्शन इसकी इस तरीके से है जो मैंने आपको यहाँ पर गिवन की है। HCP वॉइड अगर आपको निकालना है तो 1 में से कितना आपने ऑक्यूपाई किया, तो ये आपका वॉइड आ जाएगा, यहाँ पर वॉइड स्पेस आ जाएगी। तो HCP की ऑक्यूपाई आपको 0.7 है, CCP भी 0.7 है, BCC आपका 0.68 है, ये 0.52 है और ये 0.34 या 0.33 आप ले सकते हो। सो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना करेक्ट आंसर देखेंगे, माइनस करके हमने निकाला, सो करेक्ट आंसर आप आसानी से मैच कर सकते हो। सी ऑप्शन। सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, नेचुरल रबर, पॉलीमर इन विच द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर। तो नेचुरल रबर सबसे कम होता है, इसीलिए हम इसको वल्कनाइज्ड करते हैं। सो डी आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस दिया है बेटा आपको, तो फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक आपका फिनॉल है, तो बेस पहले यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा, उसके बाद ये सिंपल सब्सटीट्यूट करके आपका करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। So this is all about your chemistry paper solution. Thank you so much. Hello students, a warm welcome to GoPrep JEE channel. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th JEE पास 12th पास JEE का स्लॉट 2 का GTSC का पेपर। सो आई होप सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, और अगर किसी बच्चे ने स्लॉट 2 में एग्जाम नहीं दिया है तो यू हैव 2 more रिमेनिंग स्लॉट्स, तो आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स डिस्कस द पेपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था A1 से लेके A30 आपको AP में दिए हुए हैं, और दिस इज I बेटा, दिस इज I इज इक्वल टू 1 और ये भी I हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 है ना। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है, 30 टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ है विच इज 30/2 इंटू 2A प्लस 29D इज इक्वल टू S आपको दिया हुआ है, और T दिया हुआ है आपको सारी ऑड टर्म्स का सम विच इज A1 प्लस A3, तो ये टोटल 15 टर्म्स हो जाएंगी। तो 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म इसके अंदर मुझे लगता है A ही रहेगी, और टोटल टर्म्स हो जाएंगी 14D। ठीक है, 14 इंटू 2D हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, एंड डेट विल बी इसको आपको T दिया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हो ये 15 आ रहा है कट के, और ये 15/2 आ रहा है, यानी कि S की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 टाइम्स 2A प्लस 9D इज इक्वल टू, ये आपका S की वैल्यू आ जाएगी, और T की जो यानी 2T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 इंटू 2A प्लस 29D और 28D। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे S माइनस 2T आपको 75 दिया हुआ है, यहां से यू विल गेट टू फाइंड, आपको यहाँ पे D मिल जाएगा, D आ जाएगा, तो यू विल गेट, और आपको 27 A5 भी दिया हुआ है, A प्लस 4D 27 दिया हुआ है, तो D मिल जाएगा, तो A भी आ जाएगा, एंड A10 की वैल्यू A प्लस 9D भी आ जाएगी। तो आई थिंक ये काफी आसान सा प्रॉब्लम था, बस आपको इसे सब्ट्रैक्ट करके 75 करना है, ये कट जाएगा, और यहां से आपकी D की वैल्यू मुझे लगता है जब कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगी, तो आई थिंक D इज 5, सो D 5 आ जाएगा, A 7 आ जाएगा, तो 52 इज द राइट आंसर। तो 52 बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज अल्फा बीटा रूट्स हैं, आपको अल्फा 15 बीटा 15 निकालना है। तो ये क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं होता है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि जब आप इसके रूट्स निकालोगे x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, तो x के जो रूट आएंगे वो प्लस -2 प्लस माइनस ये आएगा 4 - 8/2।
सो x के दो रूट आ जाएंगे -2 प्लस माइनस, दिस इज 2 आयोटा अपॉन 2। सो दो रूट आएंगे, एक अल्फा मान लो -1 माइनस आयोटा और एक बीटा मान लो -1 प्लस आयोटा। सो -1 माइनस आयोटा की पावर 15 करना है आपको और प्लस बीटा में -1 प्लस आयोटा की पावर 15 करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डी मॉर्गेज थ्योरम का यूज करेंगे। सो -1 माइनस आयोटा √2 से डिवाइड करेंगे 15 और √2 की पावर 15 बाहर आ जाएगी। ठीक है, और अंदर आ जाएगा इस तरीके से, और प्लस यहां भी यही करेंगे -1 प्लस आयोटा बाई √2 की पावर 15 हो जाएगा। और अब इसमें डी मॉर्गेज थ्योरम आपको लगानी है, आई थिंक ये आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 माइनस आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा अगर आप ध्यान दो तो इसका आर्ग्यूमेंट होगा -3π/4, तो आर्ग्यूमेंट इसका -3π/4 हो जाएगा, तो -3π/4। ठीक है, और प्लस आयोटा साइन ये आ जाएगा -3π/4। ठीक है, और इसकी पावर 15 करोगे, ठीक है 15 करोगे, प्लस ऐसे दूसरे वाले में आ जाएगा, ये ऐसे था, और ऐसे ही दूसरे वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा +3π/4, तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 और इसकी पावर भी 15 आ जाएगी। तो अब डी मॉर्गेज थ्योरम लगाओगे तो यहां पे आ जाएगा 45π/4 और यहां भी 45π/4, तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा और सिर्फ cos 45π/4 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 45π/4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, cos 45π/4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 11π + π/4 और ये आ जाएगी आपकी -1/√2, तो -1/√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा √2 की पावर 15 इंटू 2 टाइम्स cos 45π/4 ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो और आंसर मिलेगा आपको फाइनली -1/√2, ये √2 आ जाएगा, तो -√2 की पावर 16 यानी कि -2 की पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स अ वेरी सिंपल यूज ऑफ डी मॉर्गेज थ्योरम, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो ऊपर नीचे अगर आप एक्सप्रेशन देखो तो दे आर क्वाइट सिमिलर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे sin² x आ रहा है प्लस 4 sin x आ रहा है प्लस 5 आ रहा है, और नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप 2 यहां से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा sin² x प्लस 4 sin x प्लस 4। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को भी हम तोड़ देते हैं, इसको 4 + 1 में लिख देते हैं, तो फाइनली 1/2 टाइम्स, और सेपरेट करोगे तो 1 + 1 अपॉन sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप चेक करो। ठीक है, देखो अगर आपने 1/2 तो बाहर ही ले लिया, ये वाला पार्ट तो बाहर ही ले लिया, अब इसको मैं सेपरेट करने जा रहा हूं, 4 वाला अलग और 1 वाला अलग, तो ये बन जाएगा। तो sin x की रेंज होती है -1 से 1, तो एक बार -1 डाल दो और एक बार 1 डाल दो, तो आपको यहाँ पे रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो इट्स काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी सिंपल भी था, लेकिन इट वाज अ ट्रिकी प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ऊपर और नीचे सेम टाइप के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है रेंज निकालने के लिए, तो आपको उसे सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये तो आई थिंक काफी आसान क्वेश्चन है, बताने की भी जरूरत नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ, A' इंटरसेक्शन B' इज यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। तो आपको यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, A यूनियन B के लिए आप लगाओगे A + B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक 150 इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में 300 एलिमेंट्स हैं और A यूनियन B में A + B माइनस A, वो भी 150 आएंगे, तो आंसर फाइनली 150 निकल के आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 20 × 8 की पावर 7। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो फोर्थ टर्म होती है वो होती है 6c3, एक टर्म कम हो जाता है, 2/x का क्यूब और ये हो जाएगा x की पावर। ऐसे क्वेश्चन काफी बार जेईई मेन में आ चुके हैं, और ये आ जाएगा x और इसका भी क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 20 × 8 की पावर 7। तो इसे सॉल्व करो आप, तो ये 20 × 8 ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा x की पावर में आ जाएगा 3 log x base 8 - 3, एंड डेट विल बी ये आ जाएगा आपका 20 × 8 की पावर 7। तो ये कटेगा यहां से, ये 8 आएगा, यहां से कैंसिल होगा, ये 8 की पावर 6 आ जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन मिली आपको वो मिली है x की पावर में 3 log x base 8 - 3, और ये हो गया 8 की पावर 6। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों तरफ log लेना ही पड़ेगा, तो दोनों तरफ जब log ले लोगे तो log लेने पर ये पार नीचे आ जाएगी और ये log x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 log 8। और जब आप इसको नीचे लेकर आओगे
तो ये बनेगा 3 log x बेस 8 माइनस 3 और ये बनेगा बेटा log x बेस 8 इक्वल टू 6। अब आपको कुछ नहीं करना, बस log x बेस 8 को t लेना है, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी 3t माइनस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 6। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी और आपका जो फाइनल x आएगा वो t की पावर 8 की पावर t आ जाएगा। तो आई थिंक t की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप चेक करके देख लो, t -1 आएगा, -6 इंटू -1 आप चेक कर लेना, तो आपका आंसर 1। हालांकि 2 वैल्यूज आएंगी बट द ओनली ऑप्शन प्रेजेंट इज 8 इनवर्स विच इज 1/8। तो आपने क्या किया, फोर्थ टर्म लिखी। फोर्थ टर्म लिखने के बाद जो कोफिशिएंट्स था 6320 इंटू 8 वो आपका आ गया 160। आपने कैंसिल किया और ये मैंने क्या कर लिया, ये एक्स क्यूब जो था इसको ऊपर ले गया, क्योंकि एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b क्या होता है एक्सपोनेंट में, एक्स की पावर a माइनस b। और इसके बाद ये जो इक्वेशन है ये लॉग लेने पर ही सॉल्व होगी। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया और एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log a बाई log b इज log a बेस b। तो मैं इसको नीचे लेकर आया तो ये बन गया। अब यहां भी log x आ रहा है, यहां भी log x आ रहा है। log x में क्वाड्रेटिक मिल रही है तो log x को t ले लोगे तो वहां से आपको t की वैल्यू मिलेगी तो x की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। ओके बच्चों, चलो काफी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम। Oh, this is a very nice problem। ये काफी इजी है। tan इनवर्स, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम अंदर वाले को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे अच्छा है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 और नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2। तो यहां से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स tan x by 2। So that's why y की वैल्यू x by 2 आ जाएगी तो डेरिवेटिव इसका 1 by 2 हो जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल और काफी बच्चों ने ये कर भी लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट 0,3 दिया हुआ है, 4,0 दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज ड्रॉन टचिंग द लाइन PA एंड x एक्सिस, और जो दूसरा टेंजेंट है आपको B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स हम कुछ ले लेते हैं h,0। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है आपका APB में ये ट्रायंगल है और उसके अंदर की इन सर्कल है। तो इन सर्कल का जो रेडियस है r वो होता है डेल्टा बाई s, वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और s का मतलब सेमी पेरीमीटर बराबर करने पड़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा इस ट्रायंगल का हाफ, बेस हो जाएगा AB विच इज h-4 और हाइट हो जाएगी इसकी 3 और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ a प्लस b प्लस c और AB हो जाएगा आपका मुझे लगता है 5 और आपका AB तो सॉरी h-4 होगा, PA जो हो जाएगा 5 हो जाएगा और फाइनली जो आपका मुझे लग रहा है जो आपका PB होगा, PB हो जाएगा h² प्लस 9। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स h-4 इज इक्वल टू 5 प्लस ये एक h-4 लेफ्ट में चला जाएगा तो 2h-4 और अंडर रूट h² प्लस 9। सो 2h-13 इज इक्वल टू अंडर रूट h² प्लस 9। तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे तो आपको h की वैल्यू जो है बेटा मिल जाएगी विच इज D ऑप्शन, यानी 40/3 आ जाएगा। सो h इज कमिंग आउट टू बी 40/3, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया क्या करना है। अगर एक ट्रायंगल दे रखा है उसमें एक इन सर्कल है तो r इज इक्वल टू डेल्टा बाई s और डेल्टा और s बराबर हो जाएंगे क्योंकि r1 दिया हुआ है, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, s इज द सेमी पेरीमीटर जो हीरोन्स फार्मूला में होता था, उसको यूज करना है। 4 persons are asked the same question by an interviewer. If each has independently a probability of 1/6 answering them, probability that at least one of them answer. At least one का फॉर्मूला होता है 1 minus none। एक ने भी आंसर नहीं दिया तो none का फॉर्मूला हो जाएगा 5/6। ना तो A ने, ना B ने, एंड ना C ने, ना D ने, मतलब चारों का पावर 4 हो जाएगी। तो ये आंसर आएगा 1 minus 5/6 की पावर 4। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो D इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल होता है एटलीस्ट का मतलब होता है 1 minus none। नन का मतलब ना तो A ने दिया, ना B ने, ना C ने, ना D ने, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, C डैश, D डैश, और इंडिपेंडेंट है तो इसलिए PA डैश, PB डैश, PC डैश सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5/6 की पावर 4 आ जाएगी। 3 circles of radii ABC touch each other externally if they have x axis as common tangent। मतलब एक ऐसा कुछ है, ये तो आपका बहुत ही मुझे लगता है एक पुराना सा सवाल है जो 10th क्लास में होता था, ठीक है ना। आपको इस बीच वाला जो छोटा जो सर्कल है इसका रेडियस निकालना है। मुझे लगता है ये आपका A हो जाएगा, इसको मान लो ये B है, इसका रेडियस A है और इसका रेडियस जो है C है, कुछ ऐसा सही दिया हुआ है। तो इसका तो बहुत एक आसान सा रिजल्ट होता है कि बीच वाले का जो रेडियस आता है 1/r1 वो होता है 1/√b, r2 वही 1/। ये सिंपल रिजल्ट है जो आपको याद भी रखना है, पर मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। इसमें हम 2 सर्कल की कॉमन टेंजेंट की लेंथ लिखेंगे। जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, एक r1 रेडियस का, एक r2 रेडियस का है, तो उनकी कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2 √r1 r2।
तो अगर आप बात करो तो ये वाला पॉइंट P है, मान लो ये वाला पॉइंट Q है और ये वाला पॉइंट R है, तो PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ये इसका प्रूफ है। तो P और Q जो है वो दो सर्कल का कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, विच इज 2 रूट R1 R2। QR जो है वो छोटा और C वाले सर्कल का कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, सो 2 रूट AC, और ये है PR 2 रूट BC। तो जब रूट ABC से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, है ना। आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय रूट ABC। ओके, चलो लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आई थिंक प्रीवियस ईयर जेई का ही सवाल है। आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। इंटीग्रेशन में साफ नजर आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 को t ले लो तो बाहर वाला जो बनेगा आपका x dx जो आ जाएगा वो dt बाई 2 आ जाएगा। तो आई थिंक आप ये सॉल्व कर लोगे, तो 1 बाई 2 और ये dt, और अंडर रूट में जो टर्म्स बन रही है वो बन रही है 2 साइन t माइनस साइन 2t, और नीचे जो बन रही है वो बन रही है 2 साइन t प्लस साइन 2t। अब आप जब आप यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन t, मुझे लगता है कॉमन ही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस t अपॉन 1 प्लस कॉस t बन जाएगा। सो 1 माइनस कॉस t अपॉन 1 प्लस कॉस t dt इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। और मुझे लगता है ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, तो tan t बाई 2 बन जाएगा। सो tan t बाई 2 का फॉर्मूला सबको मालूम है, tan का फॉर्मूला होता है log sec x। तो आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड, सब बच्चों को क्लियर हो गया। सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन, x स्क्वायर माइनस 1 को t लेना है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट विच पासिस थ्रू द पॉइंट, अच्छा dy बाई dx आपको दिया हुआ है, 1, पाई बाई 4 से पास करता है, y बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स। सिंपल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फॉर्म। तो y बाई एक्स को हम लोग ले लेंगे u, और आपका जो dy बाई dx हो जाएगा वो होगा u प्लस एक्स du बाई डी। तो सब बच्चों को रटा होगा 12th पास वालों को। तो ये हो जाएगा u प्लस एक्स du बाई dx इज इक्वल टू u माइनस साइन स्क्वायर u। तो यहां से u और u कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस cosec स्क्वायर u du का जो इंटीग्रेशन होता है डेट विल बी dx बाई एक्स। तो cosec स्क्वायर का क्या होता है, cot u होता है, और ये हो जाएगा ln x प्लस c। और आपको u को वापस डालना पड़ेगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c। c निकालने के लिए 1, पाई बाई 4 आपको दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, ये आप आगे सॉल्व कर, बहुत आसान है। तो आप यहां पे जब x को 1 डालोगे y पाई बाई 4 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 तो c तो 0 ही आ जाएगा मुझे लगता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। डेल्टा x आपको ये कुछ दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 में माइनस 16 दिया हुआ है, ABCD AP में है, यानी कि हम मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग कुछ स्मॉल d मान लेते हैं, चलो d तो हमें दिया हुआ है, k मान लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस बी k। तो यहां पे आपको कुछ रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, लाइक R3 को लिख सकते हो R3 माइनस R1, और R2 को भी लिख सकते हो R2 माइनस R1। उससे क्या होगा कि R3 माइनस R1 करने से ये 2D बन जाएगा, 2K बन जाएगा, R2 माइनस R1 करने से हमारा ये K बन जाएगा। सिमिलरली ये भी 2K और K बन जाएंगे। तो इस हिसाब से ये सब कुछ K के टर्म्स में आएगा, और जब आप डेल्टा x को सॉल्व करोगे फाइनली, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा माइनस 2K स्क्वायर। जब रो ऑपरेशन लगा के ओपन करोगे तो माइनस 2K स्क्वायर, एंड देन जस्ट यू नीड टू डिफरेंशिएट 2K स्क्वायर dx, माइनस माइनस कट गया, 16 आ जाएगा, इनफैक्ट ये भी कट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां से जो आपकी K की वैल्यू आएगी डेट विल बी 2। आप यहां से सॉल्व कर लेना, K क्यूब बाई 3 इसका आंसर आएगा, और K क्यूब बाई 3 में आपका आंसर जो है यहाँ पे K की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सिंपल, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है। इसमें जब आप ये रो ऑपरेशंस लगाओगे, B माइनस ए और C माइनस ए जब आप लगाओगे फाइनली, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 0 से 2, 2K स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा x की वैल्यू K के टर्म्स में ही मिल जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन आपको दिया हुआ है, मॉड में आपको बताना है कि 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू के बारे में बताना है। तो अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आप इसमें ग्राफ बना सकते हो। जो आप फर्स्ट वाले का अगर आप ग्राफ बनाओगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स का जो ग्राफ बनाओगे, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बेटा, अगर आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखो तो ये आपका इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो 1 को टेंड करेगा। और इसका डेरिवेटिव आप चेक कर लो, इस पहले वाले का डेरिवेटिव चेक करोगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को छोड़कर x का 1 होगा, और x को छोड़कर उसका भी 1 आएगा। तो 1 प्लस एक्स x का 1 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ।
पॉजिटिव पॉजिटिव में बनाना है हमें. सो दिस द ग्राफ ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली आप इधर वाला ग्राफ बनाओगे, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा. माइनस इन्फिनिटी पे ये वाली वैल्यू भी 1 को ही टेंड करेगी और हमेशा पॉजिटिव रहेगा. दिस ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसकी रेंज जो भी होगी वो 0 से लेके 1 तक होगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी. तो साफ नजर आ रहा है दिस फंक्शन इज इनटू, क्योंकि ऑन टू तो नहीं हो सकता ये. और फंक्शन आप देख सकते हो कि इस तरह से आएगा, 0 पे 0 आ रहा है और एक पैरेलल लाइन दो जगह पे कट कर रही है, तो 1 1 तो नहीं है. दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 क्योंकि इंक्रीजिंग नहीं है, बीच में एक डिप भी आ रहा है 0 पे विच इज अ मिनिमम पॉइंट. तो ना तो ये 1 1 है, यानी कि ये फंक्शन मैनी 1 और इनटू है. सो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव. ठीक है. स्मॉलर ऑक्यूपायर और एरिया बाय द कर्व्स विद इक्वेशन इज ए. और आपको ये कुछ दिया हुआ है, इसमें एक तो आपको सर्कल दिया हुआ है 5,0 सेंटर है, रेडियस भी 5 है, तो कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है 5,0 रेडियस 5 है. और एक आपको दिया हुआ y² इक्वल टू 9x, ये वाला आ जाएगा. तो दो सर्कल आएंगे आपके पास और एक सर्कल आएगा, पैराबोला की दो ब्रांचेज आएंगी. आपको जो स्मॉलर एरिया होता है वो ये वाला होता है, ये स्मॉलर एरिया होता है. तो हमें इसका आधा करना है, a/2 निकालना है, यानी सिर्फ ऊपर वाला निकालना है बस. हमें इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालना है. तो ऊपर वाला जो मैं रेड से शेड कर रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट निकाल के आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट निकाल के सर्कल माइनस पैराबोला को माइनस करना. आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल, काफी आसान है. कैलकुलेशन बेटा आपको करनी पड़ेगी. तो 0 से लेके 5 जो भी सर्कल का एरिया आ रहा है, सर्कल का एरिया कैसे मिलेगा आपको, 25 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये मिल जाएगा. और माइनस पैराबोला का मिल जाएगा माइनस अंडर रूट 9x dx. ये आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. मतलब 0 से जो भी 5 नहीं होगा, सॉरी, जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जो भी फाइनली आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, 5 आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, 5,0 नहीं, 5 समथिंग नहीं आएगा आंसर. ठीक है. जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आप निकालना और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो आंसर इज डी इज द राइट आंसर. तो कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया, काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया. और कैसे निकालोगे आप ये इंटरसेक्शन, या 9x डाल देना, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 25. तो यहां से 25 तो कट ही जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x, तो x स्क्वायर माइनस x, यानी x की दो वैल्यू आ रही है, 1 आ जाएगा. मतलब 0 तो नहीं ले सकते, 1 आ जाएगा. तो इसका नहीं 1 पॉइंट आ रहा है, चेक करें एक बार, यानी 1,3 आ रहा है क्या पॉइंट. अगर मैं x को 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x को 1 डालूंगा तो ये, हाँ ठीक है, 1,3 आ रहा है. तो 0 से 1 आपको इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा. एंड द लास्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालना है. बाइसेक्टर का एक फॉर्मूला होता है 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 अपॉन 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दो बाइसेक्टर मिलेंगे, एक एक्यूट मिलेगा, एक ऑब्ट्यूस मिलेगा. आपका जो भी दो एंगल आएंगे, आप कोई भी एक बाइसेक्टर उठा लो और किसी भी एक लाइन के बीच का एंगल मेजर कर लो. ठीक है. तो अगर आपका लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल, अगर आपका tan थीटा जो एंगल निकालोगे आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, अगर वो 1 से छोटा आ रहा है तो एक्यूट है, और अगर tan थीटा 1 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्ट्यूस है. द रीजन इज tan थीटा 1 से छोटा आ रहा है, 45 से छोटा होगा, ये भी 45 से छोटा होगा, तो टोटल 90 से छोटा हो गया. तो आप क्या करोगे, पहले दोनों इक्वेशंस निकालोगे बाइसेक्टर्स की, उसमें से एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है. और इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बाइसेक्टर लेनी है और एक कोई भी लाइन उठा लो, दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लो. बाइसेक्टर में और लाइन में, दोनों के बीच में कोई भी एंगल मेजर कर लो. और वो अगर आपका tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से 1 से छोटा आएगा, यानी 45 से एंगल छोटा आएगा, तो वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा. और अगर 1 से बड़ा आया तो दूसरे वाला एक्यूट एंगल हो जाएगा. तो ये तरीका होता है. ठीक है. तो बच्चों, अगर किसी बच्चे ने जीटीएससी का एग्जाम नहीं दिया इस स्लॉट में, तो प्लीज नेक्स्ट स्लॉट में देना मत भूलना. और मंडे को एक वर्कशॉप भी है 6 बजे, वो भी आपको अटेंड करनी है. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the MAT, the Mental Ability Test. Friends, I hope your GTSC went really well, and if still you have not attempted the same, then please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given at the description below. And now let us start with the discussion of the question, and here we start. Guys, simple question, एक अरिथमेटिक का एवरेज टॉपिक से जुड़ता हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हो. एंड नाउ गाइज, व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग टू यू? द क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 25. सो गाइज, द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 25 and the average of 25 results is 15. Find the average of all the results. All right everybody, तो आपको बस इसे सॉल्व करना है. फाइन.
तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, एवरेज का तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट्स इज 25 एंड द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 15, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। तो ऑल कितने रिजल्ट्स है, 15 रिजल्ट्स यहां पर एंड 25 रिजल्ट्स यहां पर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे 25 into 15 it will be giving you 375, here also you will be getting 375 and you have to divide it by 40। तो गाइज आपको क्या मिलेगा, 750 by 40 and finally if you solve them you will be getting 18.75, that is the right answer। तो गाइज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको करेक्टली किया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6, 8, 4, 5 एंड द HCF ऑफ द नंबर इज 37। गाइज अब आप बताओ द गिवन HCF, क्या क्या चीजें गिवन है आपको, द HCF इज 37। अब जब HCF ही 37 है, जब HCF ही 37 है तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे, एक को 37 x मान लो एंड दूसरे को 37 y मान लो, या 37a 37b मान लो, आपकी मर्जी है। एंड नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज व्हाट, इट इज 6, 8, 4, 5। द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर 37x into 37y is 6, 8, 4, 5। Therefore guys x into y क्या हो जाएगा, x into y हो जाएगा 6, 8, 4, 5 multiplied by divided by 37 multiplied by 37। ऑलराइट, इसको जब आप सॉल्व करोगे गाइस तो आपको क्या आएगा, 6, 8, 4, 5 divided by 1, 3, 6, 9 and finally you will be getting 5। तो गाइस अब यही क्लू है, x into y की वैल्यू 5 है। ऑलराइट, तो गाइस वो नंबर्स क्या हो सकते थे, 37x एंड 37y। तो गाइस अब बताओ x एंड y की वैल्यू क्या होगी, 1 एंड 5 होगी या 5 एंड 1 होगी, है कि नहीं, 1 एंड 5 होगी या 5 एंड 1 होगी। तो आप कुछ भी कर लीजिए, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 5 रखो, या उल्टा कर लो, x की वैल्यू 5 रखो, y की वैल्यू 1 रखो। आपको तो ग्रेटर नंबर बताना है ना, तो ग्रेटर नंबर वो होगा जिसमें वैल्यू 5 ली जाएगी। मान लो कि मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू 5, तो ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगी। फाइन एवरीबडी, या उल्टा भी कर दिया, यहां 1 लेके यहां 5 कर लिया तो ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगी। बट अभी फिलहाल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज 37 into 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15 एंड इट्स गाइस 185, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड हेंस आंसर टू द क्वेश्चन इज 185। क्लियर एवरीबडी, यहां पे बस एक ही चीज है कि जब आप इस स्टेप तक पहुंच जाते हो, यहां पे 5 आ जाता है, तब आपको सोचना है कि वैल्यूज क्या होंगी, 1 5 5 1, या अगर कुछ और भी है तो उसको भी पुट करके देखो और ग्रेटर नंबर आपको बताना है। स्मॉलर नंबर बोला जाता 37 हो जाता। फाइन एवरीवन, नेक्स्ट। नाउ गाइस वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक तरह से बोनस का काम करते हैं। गाइस b+2 is D, b+2 C and D, d+3 EFG, g+4 HIJK and k+5 क्या हो जाएगा, k+5 LMNOP, LMNOP। ऑलराइट, अब देखो गाइस यहां पे d+4 H EFGH, H+4 L, ऑलराइट IJKL, L+4 P MNOP and P+4 T QRST। तो PNT आ गया, बट गाइस PNT यहां पर भी है, PNT यहां पर भी है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम थर्ड लेटर पर जाएंगे, अब हम थर्ड लेटर पे जाएंगे और थर्ड लेटर पे जाके देखेंगे कि आखिर यहां पर B आ रहा है या O आ रहा है। तो गाइस ये देखो यहां पे क्या चल रहा है, ऐसे देख लो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो गाइस आप प्रीवियस आओ या आप आगे भी जा सकते हो, देखो आप यहां से देखो, T से क्या होगा, आप आगे जाओ, T से आगे जाओगे U V W X, X से 3 स्टेप आगे जाओगे Y Z A,
ए से 2 स्टेप आगे जाओगे, बी एंड सी, तो अब यहां पर क्या होगा, 5 स्टेप्स आगे, 5 स्टेप्स आगे, यानी यहां पर ओ आएगा, PTO इज द आंसर। फाइन एवरीबॉडी। या आप उल्टा भी कर सकते हो गाइज, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप माइनस कर लो, यहां से आप माइनस भी कर सकते हो। फाइन एवरीवन, आप यहां से माइनस कर लीजिए, इट इज द सेम थिंग गाइज, आप माइनस कर लो, इट्स द सेम थिंग। फाइन, आंसर विल बी PTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं गाइज। नाउ गाइज दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन न जाने कितने बार कर चुके होंगे। एक तरफ कार्तिक के फादर हैं, ऑलराइट, और दूसरी तरफ कार्तिक है। फाइन एवरीवन, कार्तिक के फादर हैं एक तरफ और एक तरफ कार्तिक है। फाइन, दिस इज कार्तिक्स फादर। सो द क्वेश्चन सेज कार्तिक्स फादर्स एज इज 4 times द एज ऑफ कार्तिक, यानी ये प्रेजेंट में दी जा रही है। प्रेजेंट में अभी की बात करें तो कार्तिक्स फादर्स एज इज 4 times द एज ऑफ कार्तिक, ऑलराइट, एंड 3 years ago, ऑलराइट। तो गाइज पहले 3 years ago का लिख लो, पहले 3 years ago का लिख लो। हमेशा क्रोनोलॉजी का ध्यान रखो गाइज, क्रोनोलॉजी, जो चीज पहले है उसको पहले लिखो। कार्तिक्स फादर्स एज was 7 times the age of कार्तिक 3 years ago, बट प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में जो एज है उसका रेशियो है 4:1। गाइज देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं और इस शॉर्टकट को बहुत ध्यान से देखना, नोवेयर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ शॉर्टकट, और इसको आने वाले टाइम में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सो कार्तिक्स फादर्स एज इज 4 times द एज ऑफ कार्तिक प्रेजेंटली। 3 years ago, जो पहले हुआ उसको क्रोनोलॉजी में जो भी पहले उसको पहले यानी ऊपर रखेंगे। 3 years ago कार्तिक्स फादर्स एज was 7 times द एज ऑफ कार्तिक। तो गाइज अब एक बात बताओ, इनके बीच में कितने साल का फर्क है, 3 साल का फर्क है गाइज। आज और आज से 3 साल पहले 3 साल का फर्क होगा। तो गाइज शॉर्टकट ये कहता है, शॉर्टकट ये कहता है कि आप इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस निकालो, जो कि आएगा 3, जो कि आएगा 3। इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकालो, आ जाएगा 3, एंड दिस 3 हैज टू बी मल्टीप्लाइड टू दिस, यू विल बी गेटिंग 9, यू विल बी गेटिंग 9। बस मॉड डिफरेंस लेना है, निगेटिव में नहीं। तो पहला स्टेप, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, पॉजिटिव डिफरेंस, you will be getting 3. Now this 3 is to be multiplied by this 3 and you will be getting 9. And finally, you have to divide them by the mod value of 7 into 1 7 minus 4 into 1 4. So 7 into 1 7 minus 4 into 1 4. So 9 divided by 3, you will be getting 3. तो ये ऐसा है कि मान लो कि x की वैल्यू 3 है या 1 की वैल्यू 3 है। अब अगर 1 की वैल्यू 3 है, so this 7 corresponds to 28. This 1 corresponds to see, अगर 1 की वैल्यू 3 है, so this 7 corresponds to 21. This corresponds to 21, right? जब 1x की वैल्यू 3 है तो 7x की वैल्यू 21 है। फाइन, इज इट वेरी क्लियर? एंड अब गाइज आपसे क्या कहा जा रहा है, तो देखो 3 years ago कार्तिक के फादर की एज थी 21 years एंड कार्तिक की एज थी 3 years, और अब कहा जा रहा है प्रेजेंटली, यानी अभी कितनी एज है। तो आपको क्या करना है, आपको बस 3 years दोनों की एज में ऐड कर देना है। यहां भी आएगा 24 और यहां पर आ जाएगा 6। ऑलराइट, फाइन एवरीवन, इज इट क्लियर? एंड हेंस द आंसर टू द क्वेश्चन इज 6 years। तो जैसे यहां पर हमने 21 and 3 निकाल लिया, इसमें ऐड कर दो 3 years, इसमें भी ऐड कर लो 3 years, यू विल गेट देयर करंट एजेस एज 24 and 6। हमसे कार्तिक की एज पूछी गई है, हेंस द आंसर विल बी 6 years, ऑप्शन नंबर बी। Clear? Now this is a wonderful shortcut and that is where aptitude is very very interesting. Now guys, this is the last question. A number exceeds 25% of itself by 60. So let me take the number as x, and a number exceeds 25%. Guys 25% का मतलब होता है 1/4, है कि नहीं? Guys what is the meaning of 25%? 25% means 25%. You will be getting 1/4. So a number exceeds 25% of itself by 60. आपको बस क्या करना है, LCM लेना है। What you will be getting? 3x by 4 is equal to 60, implies that 3x is equal to 60 into 4. Finally, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 into 4 by 3. And when you solve that, you will be getting 80 as the answer. And that is the answer to the question guys, option number D, that is 80.
I hope you all really enjoyed the session, and with this we have discussed all the questions. Do not forget, on Monday there will be a workshop. Please do attend it. And now let us come to the next section. Thank you. Have a great day.